हमारा जो अभी टॉपिक है वो दो टॉपिक है। और वो दो टॉपिक जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। एक हमारे पास जो है ना एक्सएमएल का हम नेम SPACE नेम स्पेसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सएमएल में नेम स्पेसिंग से क्या मुराद है। और दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि एक्सएमएल में DTD से क्या मुराद है। और इसमें हमें जो है ना अपनी ग्रामर लिखनी पड़ती है, एक्सएमएल की ग्रामर लिखनी पड़ती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट अभी हम फौरन देखने वाले हैं। अच्छा गाइस, मुद्दा ये है और बात ये है कि आपको पता है कि एक्सएमएल के अंदर हम जो एलिमेंट डिजाइन कर रहे होते हैं या डेवलप कर रहे होते हैं वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर रहे होते हैं। और हम उसमें जो है वो एलिमेंट का जो क्रिएशन है वो कोई रूल और रेगुलेशंस की बिना पे नहीं हो रहा होता। मैं अपनी सोच, अपने डेटा की हायरार्की या अपने डेटा के अकॉर्डिंगली चीजें क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपके सामने अभी मूवीज का डेटा बनवा लिया, लेकिन जब कोई चीज ऐसी होती है तो हमें उसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स को लेके आना पड़ता है। यानी कि कोई ऐसी बात करनी पड़ती है जिससे वो एक स्टैंडर्ड तरीकेकार को फॉलो करे। कहने का मकसद ये है कहने का मकसद ये है कि हम कोई अगर नई डिश इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक डिश जो बनी हुई आ रही है, एक डिश जो लोग खाते हुए आ रहे हैं, है ना, पाए है। अब लोग एक स्टैंडर्ड डिश है, एक जो है ना जानी पहचानी डिश है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस और जो उसमें एक जायका होना चाहिए वो सबको आगाही है। लेकिन अगर कोई एक नई डिश इंट्रोड्यूस की कराई जाती है तो लोगों को वो कैसे एक्सेप्टेबल हो और उसका जो दर्जा है ना वो उस पर्टिकुलर मानी जानी वाली डिश के मुताबिक हो जाए। ऐसा होता है क्या? एक नई डिश आए और जैसे कि हमें पता है कि हमारे कुछ मेन डिशेज हैं जो घरों में बनते हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो डिश का हैसियत आ जाए। ऐसा नहीं होता। यानी कि एक बंदा है जिसका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है और एक नया बंदा आके उसका दर्जा और उसका एक्सपीरियंस फौरन फौरन लेना चाहे तो उसको कुछ स्टैंडर्ड, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। हमारे पास जब कोई स्टैंडर्ड से हट जाता है या स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहता है या नया नया मार्केट में आता है तो उसको यहाँ पे जो है ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ झगड़े होते हैं, कुछ मामलात होते हैं, कुछ टेंशन होती हैं, उनको रिजॉल्व करना होता है। तो इसी तरह यही वाले झगड़ा, यही वाला मसला जो है वो एक्सएमएल के अंदर भी है। और एक्सएमएल के बारे में बताया जा रहा है कि एक्सएमएल ये कुछ हमने लिखी है, हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या बता रहा है कि XML name spacing is a crucial concept in XML extensible markup language that allow you to uniquely identify and differentiate element and attribute within an XML document। यानी कि जब आप लोग जो है ना अपने एलिमेंट डिफाइन करते हो, उसमें कुछ एट्रीब्यूट रखते हो, तो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए और एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए। यानी कि अगर हम अभी देखें और अभी हम करंट अपने काम में चलें और इसको हम VS कोड की हेल्प से ओपन करें और अब हम देखें, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो भाई, ये भी मूवी है, ये भी मूवी है, ये भी मूवी है, ये भी मूवी है। जस्ट सपोज ये तमाम की तमाम क्या हैं? मूवीज हैं। अगर आपको बताया जाए कि भाई इनको तुम कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो या ये कैसे यूनिक आइडेंटिफाई हो रही है, ये शोले लगन से कैसे डिफरेंट है, लगन अंदाज अपना अपना से कैसे डिफरेंट है, इसको यूनिकली कौन आइडेंटिफाई कर रहा है ये बताओ। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है? लेकिन हो सकता है कि टाइटल एक ऐसा नाम है, टाइटल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हो सकता है कि दो मूवीज का सेम नाम हो। ऐसा हो सकता है ना, कोई पर्टिकुलर चीज हो सकती है। अगर हमें यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिया हुआ होता तो हो सकता है कि दो स्टूडेंट का नाम सेम हो, है ना, दो स्टूडेंट का एड्रेस सेम हो। सही है, तो यहाँ पे ये वाला मसला आ सकता है। अच्छा, दूसरी बात, ये मसला यहाँ पे ना आए, हमने डेटा किसी और एप्लीकेशन में भेजा, क्योंकि हमने तो स्टोर करा के कहीं और भेजना है। जैसे कि यहाँ पे हमने किसी और फाइल में भेजा, वहां पे ऑलरेडी एक डेटा होता और हमें उसके साथ इसको कनेक्ट करना होता, तो फिर हो सकता है वहां पे ये वाला कॉन्फ्लिक्ट आ जाए जिसको बोलते हैं नेम नेम स्पेस से मुराद है ये नेम नेम से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि जो हम यहाँ पे खुद से नेम बना रहे हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। तो नेम स्पेसिंग क्या है? नेम स्पेसिंग इज नेम स्पेसिंग प्रोवाइड अ मेथड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट व्हेन एलिमेंट नेम कोलाइड इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। जब एलिमेंट का जो नाम है ना वो कोलाइड करेगा तो हमारे पास जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसको खत्म करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? नेम स्पेसिंग यूज कर रहे हैं।
एलिमेंट का जो नाम हम रखते हैं खुद से, इन एक्सएमएल डेवलपर डिफाइन एलिमेंट नेम, हाउएवर मिक्सिंग एक्सएमएल डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। जब हम एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट मिक्स कर रहे होते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ, तो हो सकता है कि इनमें क्या आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर टू एक्सएमएल फ्रेगमेंट्स, यानी कि अब देखो वो हमें बता रहा है, कुछ एग्जाम्पल दे रहा है। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि मैंने जो ये डॉक्यूमेंट निकाला है, ये कहां से निकाला है, बिंग से निकाला है, लेकिन ये बहुत अच्छा बता रहा है और मजा आ रहा है पढ़ने में, यानी कि इंटरेस्टिंग। पता नहीं जानते हो ना बिंग कौन है? अच्छा भाई वो बोल रहा है कि भाई देखो एक काम करें, जरा पढ़ते हैं इसको। वन कैरीज एचटीएमएल टेबल इंफॉर्मेशन, और ये देखो ये इस तरह की टेबल इंफॉर्मेशन ले रहा है। भाई जाहिर सी बात है, हमने टेबल ऑन किया, टेबल ऑफ किया। जैसे हम भाई हम टेबल भी बना सकते हैं ना, मतलब हम एचटीएमएल के टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। मैंने टेबल को ऑन किया, टेबल को ऑफ किया, इसमें एक टीआर बनाया, इसमें एक टीडी बनाया, और जो जो मैंने बनाता रहा, मैंने टीआर के अंदर दो टीडीज ऑफ किए हुए, एक टीडी ये रहा मेरा, और एक टीडी मेरा ये रहा। सिंपल है। द अदर डिस्क्राइब अ पीस ऑफ फर्नीचर। अच्छा भाई दूसरे ने क्या किया, यहाँ पे मैंने एप्पल और बनानास को किया है, और उसी तरह का एग्जैक्ट एक और एलिमेंट जिसमें उसने किसको डिफाइन किया हुआ है वो टेबल ही। लेकिन अब टेबल के अंदर उसने जो है ना यहाँ पे नेम, विड्थ, लेंथ, असल मतलब पता क्या है कि मैं एलिमेंट के नाम खुद से डिसाइड कर रहा हूं। ऊपर भी टेबल दिया, नीचे भी क्या दे दिया। अब दोनों को मैंने फाइल को कनेक्ट किया, अब एक टेबल में मैंने फ्रूट्स का नाम दिया हुआ है, और एक टेबल में मैंने किसका नाम दिया हुआ है, फर्नीचर्स की विड्थ, हाइट और लेंथ वगैरह दी हुई है। अब बताओ कि इसमें नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट का जो वो है मामला, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता? लाजमी होगा, लाजमी हो सकता है। वो किस टेबल को टारगेट करेगा, है ना, वो किस टेबल को देखेगा। तो इफ कंबाइन, अगर हम इसको कंबाइन करेंगे, these fragment would create a name conflict because both contain a table element with different content and meaning। दोनों टेबल तो हैं, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है और दोनों का जो कंटेंट है वो क्या है, डिफर करता है। तो भाई ये है नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो भाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए जो रियूज एलिमेंट अगर हमने रियूज करने हैं, या जो है ना क्लैरिफाई करने के लिए अपने कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पे ये छोटा सा काम कर रहे होते हैं जिसमें हम जो है ना क्या कहते हैं, अपने अपने टेबल के आगे एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक को हम एच टेबल दे देंगे, एक को हम एफ टेबल दे देंगे। तो इसको हम टाइम को जाया के बगैर फौरन फौरन देखते हैं, और पर्पस भी बताया हुआ है यहाँ पे। आप लोग जरा इसको अच्छी तरीके से इस चीज को पढ़िएगा, समझिएगा। हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है भाई, तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं एक फटाफट एक्सएमएल जेसन 4 है, मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा JSON जेसन 5 के नाम से। राइट क्लिक करके इसको मैं फॉरन VS कोड में ओपन कर लूंगा, सब गौर से देखिएगा। और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसमें एक फाइल क्रिएट की, data.xml। ठीक है भाई, और अब मैं इसके अंदर आके, क्योंकि XML की फाइल है, तो XML का डेटा रखने वाला हूँ उसके अंदर। तो इतना काम करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, एक डेटा बनाता हूँ। मैंने कहा भी मैं बनाता हूँ COLLECTION कलेक्शन। कलेक्शन मैंने बनाया, सिंपल है। अब कलेक्शन में मेरे पास यहाँ पे मैं बुक का कलेक्शन रखना चाहता हूँ। ठीक है भाई, जरा गौर से देखिएगा आप लोग। मैंने यहाँ पे रखा BOOKS बुक्स। ठीक है भाई, अब मैंने बुक्स रखा, और बुक्स के अंदर मैंने आप बोला कि भाई PUB, इसका मतलब क्या होगा, PUB ID का मतलब क्या है, पब्लिश आईडी हो गया। मैं रैंडम दे रहा हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ। ठीक है भाई, जैसे कि मैं दे देता हूँ RICH रिच डैड, POOR पुअर। सुनने में आया था अभी एक न्यूज के रिच डैड पुअर डैड का जो लेखक है, वो खुद बेचारे बहुत बड़े कर्जे में दबा हुआ है। रिच डैड और पुअर डैड बहुत ही फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए आपको, आप छोटी सी उम्र में कैसे अपने ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो सकते हो, इंडिपेंडेंट हो सकते हो, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट हो सकते हो, बताया गया है। और उसने बहुत बेहतरीन रूल लिखे हैं, और बहुत बेहतरीन बताया। लेकिन हुआ क्या है कि जो इसका लेखक था, जो इसका लिखने वाला था, वो खुद एक बहुत बड़े बहरान में फंस गया है। ये उल्टी कहानी है। यानी कि जिसने बताया कैसे छुटकारा हासिल करना है, वो ही फंस गया। एक और मैंने कहानी सुनी बड़ी जबरदस्त,
एक बंदे ने बहुत सारे रूल्स डिफाइन किए कि भाई मैं इन रूल्स को फॉलो करते हुए जो है ना अपनी जिंदगी को गुजारूंगा, और बड़े सख्त, बड़े कानून, बड़े ये इतने उठना है, इतने बजे सोना है, ये करना है, वो करना है, पूरी रूटीन, और वो उस रूटीन के मुताबिक चलता है। और कहता है अगर कोई बंदा इस रूटीन के मुताबिक चलेगा, उसने बुक लिखी, तो भाई वो बहुत जो है ना बहुत कामयाब हो जाएगा, और बहुत अच्छे रूल्स थे वो, दुनिया ने उसको माना, बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। अब वो बंदा इतनी तरकीब से उसको फॉलो कर रहा था कि उसने एक दिन आके खुदकुशी कर ली, और उसने वजह भी लिखी खुदकुशी की कि भाई मैं इस साइक्लिक प्रोसेस में फंस गया था, और मैं इस लूप में फंसने के बाद मैंने अपनी जान लेना चाहिए, और अपनी जान ले ली उसने। यानी कि हमें समझ में आई बात कि भाई हमें जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। हमें अगर संडे मिल रहा है, पूरे वीक काम करने के बाद पागलों की तरह संडे को एंजॉय करो, ठीक है। हमें मिल रहा है नमाज पढ़ने का वक्त, तो उस वक्त दिल लगा के नमाज पढ़ो, कुरान वक्त कुरान पढ़ो, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करो, और जब फुटबॉल खेलने का मौका मिले तो दुनिया को भूल के फुटबॉल खेलो, ठीक है भाई। कभी कुछ नात पढ़ने का मौका मिले तो दिल लगा के नात पढ़ो। तो कहने का मकसद ये है कि कभी कोई काम कर रहे हो तो उस वक्त किसी और की टेंशन ना लो। खाना पका रहे हो तो दिल लगा के खाना बनाओ, भाई आज तो मैं खूब उधम खाना बनाऊंगा, यानी इससे आपकी जिंदगी बेहतरीन रहती है। यानी कि आप ये नहीं बोलो कि भाई मैं पढ़ूंगा तो मैं पागलों की तरह पढ़ता रहूंगा 24 घंटे, बिल्कुल बकवास है। आप 24 घंटे की जगह 15 मिनट पढ़ो, और वो 15 मिनट 24 मिनट के ऊपर भारी होगा। समझ रहे हो बात? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, हम इंसान है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो अपनी जिंदगी को ना थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ, यानी कि भाई, हाँ, नहीं, मौज मस्ती का मतलब ये नहीं है, मतलब कहने का मकसद ये है कि जो काम आप कर रहे हो ना उसको पूरा टाइम दो, फिर उसके बाद आप कुछ भी करो। नहीं नहीं, जिंदगी से हटने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पे इनका नाम था कुछ इस तरह का, हम इसको लिख लेते हैं। इनका राइटर जो था, अच्छा भाई, अब यहाँ पे ना मैंने गाइस ये किया, ठीक है भाई। अब मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं रख रहा, मैं अभी एक रिकॉर्ड रख रहा हूँ गाइस। अब ये है मेरा एक डेटा, अब जरा गौर से देखिएगा आप लोग, ये कलेक्शन है। अब आप, असल मुद्दा ये कलेक्शन का गाइस, के कलेक्शन में हमारे पास ये आ गया। अब ये डेटा मैंने सेव कराया। अब जेसन का मतलब है चीजों को स्टोर करना, और डेटा को स्टोर करने के बाद डेटा को एक्सचेंज करना, किसी और जगह भेजना। अब मैंने कलेक्शन भेजा, देखो कलेक्शन जो है ना वो मूवीज का भी हो सकता है, कलेक्शन जो है वो ऑडियो सॉन्ग्स का भी हो सकता है, कलेक्शन जो है वो नाच सॉन्ग्स का भी हो सकता है, कलेक्शन बुक का भी है। अब मैंने तो यहाँ पे बुक के अंदाज से बनाया, और मैं यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड और ऐड करूंगा। किसी और ने कलेक्शन बनाया मूवीज का, किसी और ने कलेक्शन बनाया फलाना का। अब ये यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो मैंने नाम रखा है कि अगर ये कहीं और जाए तो इसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो, बस इतना सा काम करना है आपने। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एक्सएमएल नेम स्पेसिंग का। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक छोटा सा काम आप लोगों ने करना होता है कि आप अपने टैग में आते हो जो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, बुक्स वाला, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड आएगा। तो अब यहाँ पे आके आप लिखते हो एक्सएमएल एनएस। क्या लिखते हो? एक्सएमएल एनएस, यानी कि एक्सएमएल एनएस का मतलब क्या है? नेम स्पेस, एक्सएमएल नेम स्पेस। फिर यहाँ पे आप देते हो एक कॉलन, और कॉलन के बाद यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर यूनिक नाम देते हो उसको, जिससे इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। यानी कि नाम देने का मकसद ये होता है कि हम यहाँ पे इसको एक नाम दे देते हैं। जैसे मैंने बोला भाई ये है मेरे पास बुक 1, बुक 1 का मैंने इसको नाम दिया, और बुक 1 का नाम देने के बाद मैं इक्वल लगाता हूँ, और इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे मैं इसको एक यूआरएल प्रोवाइड करता हूँ, यानी कि यूआरआई बोलते हैं उसको हम नॉर्मली। और मैं आपको बता देता हूँ कि वो यूआरआई हम खुद से नहीं ले रहे होते, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सएमएल एनएस अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आनी चाहिए, जो कि नहीं आई। अफसोस की बात है मेरे लिए, नहीं मेरे लिए तो नहीं, ये आ गई W3C, क्योंकि W3C का काम है, W3 सबसे टॉप बॉटम, मतलब फोर्थ फिफ्थ बैठी हुई है, मतलब ये W3C का मामला है ना। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पे फिर हम जो इसका प्रैक्टिकल करते हैं ना, चलो XSLT लिखता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल यूज हम वहां पे कर रहे होते हैं। तो जब हम यहाँ पे आते हैं, अभी भी देखो यहाँ पे सबसे बॉटम पे नजर आ रही है गाइस, यहाँ पे ना हमें बताया जाता है कि जब हम नेम स्पेसिंग कर रहे होते हैं, तो नेम स्पेसिंग का जो प्रैक्टिकल करते हैं ना वो हम XSLT में कर रहे होते हैं। वो हमें ना एक लिंक प्रोवाइड करता है गाइस नेम स्पेस के लिए, और हम ये नेम स्पेस का ये लिंक यूज करते हैं, जो कि W3C ने ऑफिशियल वेबसाइट ने इसको दिया होता है, W3C जिससे इसकी रिकमेंडेशन है
है ना, वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम, सिंपल है। तो इसने हमें देखो ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब ये लिंक से मुराद ये है कि इसको एक्सेसएलटी नेम स्पेस बोलते हैं, और ये हमारे रेफर करता है हमारे नेम स्पेस को, ठीक है भाई, और हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बात यह है कि आप इस नेम स्पेस को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये लिंक जो है ना वो स्पेसिफिक है, और ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि जब हम एक्सएमएल की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक्सएमएल की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कौन कर रहा होता है, एक्सएसएलटी कर रहा होता है। अभी मैंने बताया एक्सटेंसिबल स्टाइल लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन, सही है। तो लेकिन यहाँ पे हमें क्या रखना होता है, यहाँ पे हमें एक लिंक रखना होता है, और वो लिंक हमें प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अभी के लिए हमने खुद से एलिमेंट बनाया, तो हम यहाँ पे खुद से एक एलिमेंट रख देते हैं HTTPS, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने कॉलन लगाया, स्लैश स्लैश लगाया, और यहाँ पे आके मैंने लिखा www डॉट क्या कहते हैं, बुक COLLECTION बुक कलेक्शन .com.pk, सिंपल है। और यहाँ पे आके मैंने बोला भाई ये मेरा इसका नेम SPACE नेम स्पेस है, ये मैंने खुद से बनाया, इसमें कोई बात नहीं है, और कुछ मैंने ऐसा काम नहीं किया। और जब मैंने ये डिफाइन कर दिया, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने नाम रखा है यहाँ पे बुक 1, जो मैंने यहाँ पे क्या रखा है बुक 1, इसको मैं कॉपी करूंगा, और यहाँ पे हर एलिमेंट के अंदर मैं ऑल दबा के बुक स्पेस को रखूंगा, और यहाँ पे लगा दूंगा कॉलन, सिंपल है। और इसी तरह जब मैं ये लगा दूंगा, तो अब मुझे अपने जो मेरा क्लोजिंग टैग है उसमें भी लगाना है ऑल्ट ऑल्ट और ऑल्ट, और यहाँ पे भी मैं रख दूंगा, और यहाँ पे भी लगा दूंगा कॉलन। तो जैसे ही मैं लगाऊंगा तो ये मुनासिब और ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। ये एक आसान अल्फाज में बताऊं तो ये आपकी नेम स्पेसिंग है। यानी कि जब भी आप एक्सएमएल का डेटा रखोगे, तो आपको ये वाला काम लाजमी करना होगा कि आपने एक यूनिकली, अब पता क्या होगा, अब ये कलेक्शन जो है, ये कलेक्शन, अभी इसमें एक और काम भी होगा। अब ये कलेक्शन जो है, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो इस अंदाज से हो जाएगी कि भाई कलेक्शन को पता है कि मैं जो है एक बुक का डेटा रख रहा हूं अपने पास, सिंपल है। और वो बुक 1 जो है ना इन तमाम बुक को रिप्रेजेंटेशन कर रही है, ये किसी और को जो है ना मामला खराब नहीं करेगी। जैसे कि जैसा वो उसमें यहाँ पे आ जाऊं, और मैं कंट्रोल C करूंगा, मैं इसको नीचे एक और डेटा रखूंगा, एक और डेटा रखूंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें आके इसको बुक 2 का नाम दे देना है, सिंपल है। अब देखो जैसे बुक 2 का नाम दूंगा ये खराब हो जाएगा, मैंने इसको बुक 3 का नाम दिया, और बुक 3 का नाम मैंने इसको दे दिया। तो जैसे मैंने इसको बोलूंगा मेरा बुक कलेक्शन 1 है, ये मेरा बुक कलेक्शन 2 है, ये मेरा बुक कलेक्शन 3 है, तो मुझे फौरन जो है ना इन सबको ठीक करना होगा। मैंने यहाँ पे इसको जो है ना सॉरी, मैंने इसको 2 का नाम दे दिया, और नहीं कंट्रोल Z, और जाहिर सी बात है मुझे यहाँ भी देना होगा क्योंकि यहाँ पे खराब हो जाएगा। बुक कलेक्शन 2 दे दिया, बुक कलेक्शन 2 दे दिया, और यहाँ भी मैंने बुक कलेक्शन 2 दे दिया। तो अब इसमें एरर नहीं आएगा, अब आगे एरर आने लग जाएगा कि भाई आपने यहाँ पे सही तरह प्रोवाइड नहीं किया। देखें बुक 1 एलिमेंट इज नॉट बाउंडेड, यानी कि आपने इसको ऊपर डिफाइन नहीं किया, ये बाउंड नहीं किया, इसको पहले बाउंड करें। एक्सएमएल बुक 3 कर दूंगा, जो नेम मैंने ऊपर दिया है ना वही नेम मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ऐसा ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, मतलब इसमें ना सिर्फ आपको एक सिंटेक्स का ध्यान रखना है, मतलब आपको एक मैं सिंटेक्स सिखा रहा हूँ कि भाई आपको ये रखना है, बाकी इसमें कोई खतरनाक बात नहीं है, सही है। तो भाई आपने जब भी नेम स्पेसिंग करनी होगी ना, आप यहाँ पे इस तरह नेम स्पेसिंग करोगे और ये डिफाइन कर दोगे, तो आपका नेम स्पेस हो जाएगा, सिंपल है। और अगर मैं आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल दिखा दूं, और नेम SPACING नेम स्पेसिंग की, और आपको W3 स्कूल सबसे टॉप पे मिल जाएगा। PHP नेम स्पेसिंग आ गया, हम यहाँ पे चलते हैं XML नेम स्पेसिंग पे। तो XML की नेम स्पेसिंग आ गई। अब देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ, प्रैक्टिकल के तौर पे ताकि आपको समझ में आए। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, इन्होंने बोला भाई मैंने एक टेबल बनाया, टेबल में TR बनाया, TD बनाया, और मैंने ये बनाया, ठीक है भाई, क्योंकि हम खुद से डिफाइन कर रहे होते हैं तो हमें कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला भाई, अच्छा देखो ये बहुत ही शानदार बात हुई कि इसने, अब आप लोग जरा रिलेट करना, मैंने अभी जो डेटा निकलवाया था वो मैंने किससे निकलवाया था, को पायलट से। को पायलट ने जो एग्जाम्पल दी वो हमें W3 स्कूल की उठा के दी, है ना, ये बहुत अमेजिंग है। तो इसने देखो एक टेबल बनाया ये वाला, और एक टेबल बनाया ये वाला, ठीक है भाई। इसमें जो इसने डेटा रखा है वो इसने इस फॉर्मेट में रखा है, इसमें जो इसमें डेटा रखा है वो इस फॉर्मेट में रखा है, और दोनों सही है एक्सएमएल के रूल्स के मुताबिक, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम, और तो अब हमें अगर इसके कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है और इसको अब साथ रखना है, देखो अब इसने क्या किया, दोनों अलग अलग डेटा को साथ रखा, समझ आई बात। तो इसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा एक H, क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एक
और एक यहाँ पे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे एच और एफ की जगह पे यहाँ पे क्या लिया है, बुक वन और बुक वन देखो सब मैंने यहाँ पे बुक टू दिया हुआ है और कॉलन के साथ। इसी तरह इसने यहाँ भी मुझे लगता है मुझे थोड़ी आसान एग्जाम्पल लेनी चाहिए थी, लेकिन खैर है। तो यहाँ पे देखो उसने सबको दे दिया। अब यहाँ पे ये एच और एफ कहाँ पे डिफाइन हुआ, तो यहाँ हमें बताएगा कि भाई एच और एफ क्या है, एच और एफ मेरा ये है। तो अब इसने अपने मेन टैग में आया और मेन टैग में आने के बाद इसने बोला एक्सएमएल एनएस, हमने जैसे किया था, फिर इसने कॉलन लगाया और यहाँ पे जैसे हमने बुक वन को दिया था नेम, अब इसने यहाँ पे क्या लिया है, एच, और यहाँ पे आके इसने यहाँ पे इन्होंने अपना एक जो है ना बनाया हुआ है और इन्होंने उसको प्रोवाइड कर दिया। ये लिंक जो है ना कस्टमाइज लिंक होगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन लिंक होगा, इन्होंने यहाँ पे दे दिया। अच्छा इसके लिए एफ के लिए भी इन्होंने बनाया हुआ है, देखो एफ के लिए इन्होंने फर्नीचर के लिए बना दिया, सिंपल है। अच्छा अगर मैं इस लिंक को कॉपी करूं, आप बोलो हो सकता है ये एक्चुअल लिंक हो, लेकिन हो सकता है एक्चुअल लिंक ना भी हो, और हम जब यूज करेंगे ना प्रैक्टिकल तो हमें वो एक्चुअल लिंक मिलेगा। अगर मैं इसको चेक करूं तो यहाँ पे देखो 404 पेज आ रहा है, यानी कि ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड लिंक नहीं है ना, ये 404 पेज है। बात क्लियर हो रही है। लेकिन इन्होंने एक जैसे हमने रखा ना रैंडम, इन्होंने भी रैंडम रखा हुआ है। तो अब देखो ये इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो गई। देखो रूट एलिमेंट आपका अपना अलग है, देखो रूट एलिमेंट अलग है, हमने रूट एलिमेंट पे नहीं लगाया, सिर्फ आपका जो एक्चुअल एलिमेंट है एच और एक्चुअल एलिमेंट है एफ उस पे लगाया हुआ है। तो अब इनकी जो है ना यूनिकनेस जो है ना वो हो गई। ये है आपका नेम स्पेसिंग, खत्म। अच्छा आप ये बोल रहे हैं कि आप ये तमाम चीजें रूट एलिमेंट में भी रख सकते हो, तो हम भी रख सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद सब कुछ अपनी जगह पे रहेगा। और देखो मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई देखो एक काम करो, जो मेरा बुक्स है ना इसमें भी आप यहाँ पे BOO के बुक वन ले लो और इसको भी मैंने बुक वन कर दिया। ठीक है भाई, इसको मैंने बोला भाई तुम यहाँ पे इसको BOO के बुक टू ले लो। जब मैं ये करूंगा तो मेरा जो क्लोजिंग टैग है वो खुद ब खुद बुक टू उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। गौर करना जब मैं लिखूंगा ना यहाँ पे तो देखो उसमें भी क्या लिखा हुआ आ गया, बुक टू लिखा हुआ आ गया। अच्छा जब मैं यहाँ पे आऊंगा यहाँ पे लिखूंगा बुक थ्री और मैंने बुक थ्री डॉट बुक किया तो इसको देखो हो गया। अब बताया गया है कि भाई आप ये आपका रूट एलिमेंट है ना, आप इसमें भी रख सकते हो। और मैं कुछ नहीं करूंगा, इन तीनों को पकड़ूंगा एक दफा ही, कंट्रोल एक्स किया और देखो अब ये मसला करेगा, मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा तो अब ये ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे वाले को पकड़ूंगा, कंट्रोल एक्स किया, इसी में आके स्पेस दिया, कंट्रोल वी कर दिया, ऑल्ट और जेड भी दबा देता हूं ताकि एक दूसरे के नीचे आ जाए। और इसको मैंने पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया और इसको मैंने यहां पे रख दिया इसके साथ। ठीक है भाई, कंट्रोल एस कर दिया। ये आपका काम हो चुका है, ये आपका नेम स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट हो गया है। इसको हम बोलते हैं नेम स्पेसिंग, बस सिंपल हो गई बात। और अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं और इसका हम आउटपुट चेक करें तो आपको यहाँ पे आपका डेटा बना नजर आ जाएगा और इसके अंदर हम जब चलेंगे तो यहाँ पे कोई भी मामला नहीं होंगे, डेटा जैसे नजर आता है आपको वैसे ही नजर आएगा। और बुक वन बुक टू बुक थ्री, और इसमें जो है ना बुक वन जो रेफर कर रहा है वो एक यूनिक उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिक लिंक को, एक यूनिक नेम स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपकी सिंपल सी नेम स्पेसिंग है। अब जो भी हम डेटा बनाएंगे वो हम नेम स्पेसिंग को यूज करते हुए बना रहे होंगे। क्लियर हो गई सबको बात। अच्छा मैं कुछ यहाँ पे आपको जो है ना होमवर्क देना चाहता हूँ और आप उसका डिफरेंस मुझे बताओगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे हमारे पास कुछ ये हैं जिनका नाम है एलिमेंट, टैग, एट्रीब्यूट, एंटिटीज, पीसी डेटा और सी डेटा। मुझे इनका डिफरेंस चाहिए। मैं हर बंदे से पूछूंगा कि एलिमेंट क्या है, टैग क्या है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एंटिटीज क्या होती हैं, पीसी डेटा क्या है और सी डेटा क्या है। वो बोल रहा है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट एंड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट आर मेड अप बाय द फॉलोइंग बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये एचटीएमएल और एक्सएमएल के क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स को बोलते हैं, जिससे स्ट्रक्चर हमारा बनता है। बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं भाई, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारी क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, जो पिलर्स होते हैं। अब ये आपका जो है ना ये वाला, ठीक है, तो अभी मैं इसको नहीं बता रहा, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। लेकिन आप ये बिल्डिंग ब्लॉक को देख के आना, एलिमेंट, टैग, एट्रीब्यूट, एंटिटीज, पीसी डेटा और ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है एक्सएमएल डेटा की। तो सब लिख लो अच्छी तरीके से, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं और मैं आप लोगों से पूछूंगा।